हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां क्या होता है? प्रशस्तियां पता है क्या है? जैसे कि आप लोग बताइए, आप लोगों में से पापा की या फिर दादाजी की ज़मीनें होगी। आप उस ज़मीनों को क्या करते हो? उस ज़मीनों के बारे में आप दखल खारिज करवाते हो, या फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप सरकार को टैक्स देते हो ना टैक्स। या फिर आप जो उसके ऊपर रियायत लेते हो, मतलब छूट लेते हो, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ों को हम किसी जगह पर लिखने का काम करते हैं। और उसको लिखने के लिए हमारे यहाँ पर लेखागार होता है, जो उस चीज़ को लिखने के साथ साथ उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी प्रशस्तियों का काम कुछ ऐसा ही मिला जुला सा है, जो इसी टाइप के मुद्दों को सॉल्व करने का काम करता है। यदि हम बात करते हैं प्रशस्तियों के बारे में, तो ये प्रशस्तियां हमें जो जानकारी देने वाली है वह 7 से लेकर के 12 सेंचुरी के टाइम में जितने भी भारत के अंदर नए नए राज्यों के अंदर नए नए राजा का जो उद्भव हो रहा था उनके बारे में बताने के लिए इस प्रकार की प्रशस्तियों को लिखा गया था। और इस समय राजा के द्वारा अपने यहाँ पर काम करने वाले ब्राह्मणों को अपने उपलक्ष्य में दिए गए भूमि के अनुदान के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर क्लास बात करते हैं प्रशस्तियां, तो ये क्या होती है? ये होती है इतिहास की गवाह। जैसे अब आप बताइए, आपके पिताजी ने आज से बहुत समय पहले या आपके दादाजी ने अपने जन्म के समय में गवर्नमेंट को कोई टैक्स दिया होगा या कोई सामान खरीदा होगा, तो उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? आपके पास उसकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन उस समय में सरकार को दिया गया टैक्स, ये जानकारी आपके पास जरूर होगी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास रसीद होती है। और वो रसीद ये बताता है कि उस समय राजा या सरकार कितना टैक्स लिया करती थी, कितना चीज़ों पर, किन चीज़ों पर किस प्रकार से टैक्स लगा करता था। ये जानकारी जरूर होगी आपके पास, और ये पक्का बात है, मुझे पता है कि आपके पास होगी ही होगी। तो यहाँ पर भी जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वह उस समय के गवाह के आधार पर, उस समय के शिलालेखों के आधार पर, उस समय के पर्चियां या फिर आंकड़ों के आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्लास कहता है कि राजा की जानकारी, इतिहास की गवाही बात करते हैं प्रशस्तियों के बारे में, तो ये तो है, लेकिन प्रशस्तियों से हमें राजा की जानकारी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अब इस प्रकार की प्रशस्तियों के अंदर क्या क्या बताया गया होगा? तो राजा के सूरवीरता और उसके विजय योद्धा के बारे में बताया गया। जैसे कि वो कितना बड़ा योद्धा होगा, मतलब कि लड़ाकू होगा, उसने कौन कौन से विजय जीते होंगे, उसने कौन कौन से राजाओं को जीता होगा। ऐसे कई सारी जानकारी यदि कहीं से मिलती है तो वो मिलती है प्रशस्तियों से ही मिल जाती है। इसका यदि बात करते हैं तो इसी में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मेरे पास मिला है, और वो है प्रतिहार राजा नाग भट्ट का मिला है। किसके? नाग भट्ट के बारे में। जब नाग भट्ट अपने युवा अवस्था में था तो उसी समय उसने कई सारे काम कर डाले थे, और इसकी जानकारी उस समय के हमें प्रशस्तियों से मिल जाती है। तो इस समय नागभट्ट ने कौन कौन से काम किए? तो इसने आंध्र को, सैंधव को, विदर्भ को, कलिंग को, इन सभी को उसने पराजित कर दिया था और उसके ऊपर अपना शासन की स्थापना कर ली। लेकिन ये जानकारी यदि आपको ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढोगे? तो वो मिलेगा आपको प्रशस्तियों के आधार पर ही मिलेगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार के इतिहास की गवाह के बारे में, प्रशस्तियों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 12th सेंचुरी के कश्मीर के राजा से मिल जाती है। कश्मीर के राजा जो थे, वहां के जो शासन थे, उनसे जानकारी मिल जाती है। तो इनके बारे में जो लिखने का काम किया गया है वह कलहन ने लिखा है। किसने लिखा है? कलहन ने लिखने का काम किया। कलहन ने यहाँ के कश्मीर के जो राजा के बारे में बताया वो कहाँ से प्राप्त किया, मतलब कि इनके जानकारी को बताने के लिए उसने कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया। तो वो थे शिलालेख, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस समय लेन देन हुआ करते थे उसके बेसिस पर, और प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर, मतलब कि जो देखा, जो समझा, उनके आधार पर उसने बताने का काम चालू किया। ऐसे कुछ काम जो थे, इन्हीं के आधार पर प्रशस्तियों से शासकों और उनकी नीतियों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि उस समय के राजा किस प्रकार के काम करते होंगे, कैसे काम करते होंगे, किस प्रकार के काम करते होंगे, उनकी नीतियां क्या थी, उनकी आलोचना कैसे की गई। ऐसे कई सारे मुद्दों की जानकारी हमें उस समय के राजा के प्रशस्तियों से जानकारी मिल जाती है। अब बात आती है भूमि अनुदान। ये क्या होता है भूमि अनुदान?
आपने नाम सुना होगा विनोबा भावे के बारे में, विनोबा भावे के बारे में नाम सुना होगा, मुझे पक्का यकीन है कि आपने सुन रखा होगा। आज़ादी के बाद मतलब कि 1947 के बाद भारत में बड़े स्केल पर वह लोग जो भूमिहीन थे, बेघर थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, ऐसे लोगों को विनोबा भावे ने बड़े स्केल पर भूमि को दान देना काम चालू कर दिया। कहा कि ये लो जाओ, इतना ज़मीन तुम ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ। तो ऐसे लोगों को ज़मीनें बाँटी गई, दान दिया गया। इसी को कहते हैं भूदान आंदोलन कहते हैं। इसे रक्त विहीन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन में किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह हुआ कि यहाँ के लोगों को बड़े स्केल पर भूमि जमीन फ्री में बांट दी गई। आंदोलन चालू किए गए थे इसके लिए, तो यहाँ पर भी भूमि का अनुदान दिया गया। इस प्रकार के प्रशस्तियों को लिखा किसने? ब्राह्मणों ने लिखा। तो जब राजा अपने काम के समय में जब कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है, युद्ध जीतता है या फिर बड़े से क्षेत्र के ऊपर शासन स्थापित कर लेता है, तो ऐसे उपलब्धियों पर ब्राह्मणों को बड़े स्केल पर भूमि को दान दिया गया, भूमि को दान दिया गया। अब इस प्रकार के भूमि जो दान किए गए थे, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिल जाती है ताम्रपत्र से मिल जाती है। अब ये ताम्रपत्र क्या होता है? आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि प्राचीन टाइम में अभी भी हमारे भारत के साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बड़े स्केल पर ताम्रपत्र, तांबे के पत्र के बारे में जानकारी मिली है, जहां पर पांडुलिपि या हाथों से लिखे गए चीजों पर बताया गया है। ये प्रशस्तियां हैं जो बताती है कि प्राचीन टाइम में राजा किसी अच्छे काम के लिए यहाँ के लोगों को मतलब कि ब्राह्मणों को दान में बड़े स्केल पर भूमि दिया करते थे। जानकारी इसकी जानकारी कहाँ से मिल जाती है? तो ताम्रपत्र पे जो जानकारी लिखी गई है ना, जैसे मैं जो लिखवा रहा हूँ ये हिंदी में लिखा गया है, तो उस समय तांबे के ऊपर जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया? तो वो था तमिल में था और संस्कृत में लिखा गया था। इस समय 9th सेंचुरी के जो राजा हुआ करते थे, ताम्रपत्र पर ये जानकारी दी है कि भूमि अनुदान या भूमि को दान राजा ब्राह्मणों को कितना दिया करता था, कैसे दिया करता था। लेकिन एक बात और भी, क्या ब्राह्मणों को केवल भूमि ही दान में दिया गया? ऐसी बात नहीं है, और भी उनको कुछ कुछ चीजें दी गई थी। जैसे अब एक ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को इतना एरिया भूमि दान में दे दिया गया, ये तो इस भूमि के अंदर जो भी चीज होगा, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर खेतियां हो रही है, यहाँ पर गार्डनिंग हो रही है, बगीचे बन रहे हैं, जो भी यहाँ पर होगा, लेन देन होगा, उनके ऊपर जो भी काम होने वाला है, तो उसके भूमि के ऊपर जो भी काम होगा उसे टैक्स को वसूलने का भी अधिकार दिया गया, कर को वसूलने का भी अधिकार दिया गया। तो कह सकते हो कि यहाँ पर ब्राह्मणों को न केवल भूमि बल्कि उससे उत्पन्न होने वाले उत्पादन के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार भी यहाँ के ब्राह्मणों को देने की जानकारी मिल जाती है। तो क्लास ये टॉपिक था हमारे पास आज के टॉपिक प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में। ये कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।